फ्रेंड्स, मैं मुकेश वर्डवाल एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत हम सब ने पिछले वीडियो से एक नया चैप्टर स्टार्ट किया और उस चैप्टर का नाम है मौर्य काल। हमने आपको इस बात की जानकारी दी थी कि मौर्य काल का प्राचीन भारत के इतिहास में ही नहीं बल्कि अगर संपूर्ण भारत के इतिहास की बात की जाए तो उसका क्या महत्व है, इसके संबंध में एक संक्षिप्त परिचयात्मक व्याख्यान देने की पिछले वीडियो में हमने कोशिश की थी। उम्मीद करता हूं कि आपको वो सारी बातें समझ में आ रही होगी। आज के इस क्लास में मौर्य काल की बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए हम सब इस बात को जानेंगे कि वास्तव में ये मौर्य थे कौन। ठीक है, यानी कि मौर्य कौन थे। इसके पहले हमने जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की बात की, जब हमने वैदिक काल की बात की तो हमने सबसे पहले यही तो बताया था ना कि उस काल को क्यों हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, क्यों हम वैदिक युग कहते हैं। तो मौर्य काल को भी जो है हम लोग सबसे पहले यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये मौर्य काल में जो मौर्य है, ये मौर्य वास्तव में है कौन। ठीक है, और इस संबंध में शुरू से ही मैं आपको बता दूं प्रारंभ में ही कि इस संबंध में काफी विवाद है। विभिन्न इतिहासकार, विभिन्न विद्वानों का कह सकते हैं कि जो ओपिनियंस है उसको मोटे तौर पर 3 खंडों में, 3 भागों में, 3 तरह के ओपिनियंस में उसको डिवाइड कर सकते हैं, उसको हम देख सकते हैं और किस किस ने क्या कहा ये हमें समझने की जरूरत है। और हमने जो नोटिस किया है कि उसमें विभिन्न विद्वानों का जो ओपिनियंस है, जैसे ब्राह्मण ब्राह्मण धर्म से संबंधित जो विद्वान है वो विद्वान क्या मानते हैं। ठीक है, इसी प्रकार कह सकते हैं कि जो क्षत्रिय वर्ण से संबंधित यानी जो बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य होंगे वो बौद्ध और जैन साहित्य क्या कहेंगे ये भी समझने की जरूरत है। ठीक है, साथ में जो यूनानी है, यूनानियों का क्या ओपिनियन है। एक स्पूनर महोदय हैं जो कहते हैं कि जो मौर्य वंश है वो मौर्य वंश किसी अन्य जाति से संबंधित था। तो कुल मिलाकर ये सारे जो ओपिनियंस है, इसी ओपिनियंस को आज इस क्लास में हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और इसको समझने के बाद तब फिर हम बेहतर तरीके से ये डिसाइड कर पाएंगे कि वास्तव में इस काल को मौर्य काल हम क्यों कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इस संबंध में यहां पर पहले जो है वो क्या है कि एक ओपिनियन, एक जो है ओवरऑल जो समझ लीजिए क्या क्या इसमें बातें हैं। ठीक है ना, कि मौर्य कौन थे। ठीक है, इसमें प्राय जो है 3 मत दिए जाते हैं। ठीक है, 3 मत दिए जाते हैं और वो 3 मत क्या क्या है। तो एक हो जाएगा स्पूनर महोदय, पहला मत जो है स्पूनर महोदय का है। ठीक है, दूसरा मत होगा ब्राह्मण साहित्य, और तीसरा होगा श्रमण साहित्य। ठीक है, श्रवण साहित्य हो जाएगा। इसमें स्पूनर महोदय जो है ये क्या कहेंगे, ये कहेंगे कि वो पारसी थे। ठीक है, मौर्य लोग जो है वो क्या थे, पारसी थे, ये कहेंगे पारसी थे। ठीक है, इसके बाद ब्राह्मण साहित्य जो है वो क्या है कि ब्राह्मण साहित्य के अनुसार ये क्या हो जाएंगे, शूद्र। ठीक है, ये शूद्र हो जाएंगे। और जो श्रवण साहित्य का मतलब ये समझिएगा कि ब्राह्मण धर्म के विरोध में जैन और बौद्ध धर्मों का उदय हुआ। तो ब्राह्मण धर्म के विरोध में जैन और बौद्ध धर्मों का उदय हुआ तो ब्राह्मण के अगेंस्ट में जो लोग होंगे, ठीक है, यानी कि जो जैन और बुद्धिस्ट मोंक या लिटरेचर होगा वो सब के सब श्रवण साहित्य कहलाएंगे। ठीक है, वो श्रवण साहित्य कहलाएंगे। जैन और बौद्ध भिक्षु को श्रवण भिक्षु कहा जाएगा। तो ये हमेशा ध्यान में रखिएगा कि ब्राह्मण के अगेंस्ट में जो 62 धार्मिक संप्रदायों का उदय 6th सेंचुरी BC में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, उसे जो है श्रावणेर धर्म कहकर पुकारा जाता है। उनसे संबंधित साहित्य को श्रवण साहित्य कहा जाता है। उनसे संबंधित कह सकते हैं कि जो भी संप्रदाय, जो भी मत होंगे, जो भी साहित्य होगा वो श्रवण कहकर पुकारा जाएगा। ठीक है ना, तो यहां पे श्रवण साहित्य के अंतर्गत क्या होगा, जैन एवं बौद्ध साहित्य हो जाएंगे। ठीक है, जैन एवं बौद्ध साहित्य हो जाएगा। और इसमें क्या कहा जाएगा, इन दोनों में ये ध्यान रखिएगा कि जो मौर्य लोग हैं उनको कहा जाएगा कि ये क्षत्रिय थे। ठीक है, ये क्षत्रिय थे। और इन 3 मत के अतिरिक्त, ठीक है,
इन 3 मतों के अतिरिक्त अभी मैं कॉन्सेप्ट भी बता दूंगा मोटे तौर पे क्या समझना है आपको, कैसे जो है इसमें एक अन्य मत जो है समझिएगा वो ग्रीक लेखकों का है, ठीक है। एक अन्य मत जो है वो किनका होगा, ग्रीक लेखकों का, ग्रीक लेखकों का, ठीक है। और ये ग्रीक लेखक क्या कहेंगे, ये कहेंगे कि क्या है एग्जैक्टली ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इतनी बात तय है कि ये उच्च कुलीन नहीं थे, ठीक है। जो ग्रीक लेखक होंगे, ठीक है, उन ग्रीक लेखकों का जो लब्बो लुबाब है, उन्होंने जो निष्कर्ष निकाला वो निष्कर्ष ये है कि ये एग्जैक्टली कौन से मतलब जो है जाति के हैं, किस वर्ग के हैं, ये तो पता नहीं है, लेकिन ये कोई उच्च कुलीन व्यक्ति नहीं है, ठीक है। ये लोग उच्च कुलीन नहीं थे, निम्न कुल के किसी जो है वो कह के वर्ण से या वर्ग से संबंधित है। तो यहां पर लिख देंगे कि ये बस इनका जो ओपिनियन होगा ये उच्च कुलीन नहीं है, ठीक है। उच्च कुलीन यहां कहने का मतलब निम्न कुल का कहने का मतलब ये नहीं है, ठीक है। यहां पे उच्च और निम्न कुल की जहां तक बात है तो यहां पे हम लोग क्या देखते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के कॉन्टेक्स्ट में हम समझते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर इस बात को समझिएगा, कॉन्सेप्ट समझिए कि क्यों ये पारसी कहते हैं, क्यों ये शूद्र कहते हैं, क्यों ये क्षत्रिय कहते हैं। आगे हम देखेंगे कुछ रिटेन जो है वो क्या है कि फॉर्म में पहले से लिखा होगा, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल जो है यहां पे समझिएगा कि जो स्पूनर महोदय हैं, ठीक है, स्पूनर महोदय का जो ओपिनियन है वो ओपिनियन क्या है, वो ओपिनियन है कि वो कहते हैं पारसी है, ठीक है। और पारसी है ये क्यों है ऐसा, इस बात को समझिएगा कि वास्तव में कौटिल्य ने जब अर्थशास्त्र की रचना की तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में बहुत सारे ऐसे सिद्धांत हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि पारसी परंपरा के मतलब जो उसमें जो सिद्धांत थे, जो शासन प्रशासन की जो बातें थी, उसकी बहुत सारी जो बातें हैं वो बातें कौटिल्य के अर्थशास्त्र से वो बातें मिलती जुलती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि वास्तव में क्या है कि यहां पर शासक को क्या निरंकुशता का अधिकार मिलना चाहिए। उसमें परंपरागत जो मान्यताएं हैं, जो लोक व्यवहार है, जो धार्मिक जो कह सकते हैं कि परंपराएं हैं, उसके आधार पर जीवन यापन नहीं होना चाहिए, उसके आधार पर शासन प्रशासन नहीं होना चाहिए। शासन में शासक जो है वो सर्वे सर्वा होना चाहिए, वो निरंकुश होना चाहिए, उस पर किसी तरह का कोई अंकुश नहीं होना चाहिए। यह बात जो है वो क्या है कि ये कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में लिखता है। और एक प्रकार से समझ जाइए कौटिल्य के पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, और कौटिल्य के बाद सिर्फ और सिर्फ जो है नारद ने जो है अपनी जो है उन्होंने व्यवस्था बनाई है उसमें उन्होंने लिखा है। यानी कौटिल्य और नारद ही जो है वो कह सकते हैं कि दो ऐसे विचारक हैं जिन्होंने ये कहा कि शासक को एकदम निरंकुशता का अधिकार होना चाहिए, चाहे वो परंपरागत मान्यताओं के अगेंस्ट में ही क्यों ना हो, ठीक है। तो ये अपने आप में क्या दिखाता है कि कुछ ना कुछ तो डिफर है, इसके पहले ऐसा नहीं था, बाद में ऐसा नहीं था। तो इसमें यह देखा गया कि इसके पहले कहां पर है, तो पारसियों की जो है जो एक परंपरा रही है जिनके साथ जो है आप कह सकते हैं कि बल्कि पहले से ही हमारा भारत का जो संबंध है वो संबंध पारसियों से स्थापित होता रहा। और कैसे स्थापित होता रहा, हमने आपको बताया था कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व 6th सेंचुरी बीसी में जब एक तरफ जो है मध्य गांगेय क्षेत्र में यानी मिडिल गैंगेटिक प्लेन में जब कहा जाता है कि मगध साम्राज्य की नींव रखी जा रही थी, उसका उत्कर्ष हो रहा था, तो उसी समय भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में यानी नॉर्थ वेस्ट के इलाके में किसका आक्रमण हो रहा था, पारसियों का, फारसियों का आक्रमण हो रहा था, ईरानियों का आक्रमण हो रहा था डेरियस प्रथम, दारा प्रथम के नेतृत्व में। तो ये जो डेरियस प्रथम या दारा प्रथम या ये जो फारसी लोग थे, इनके माध्यम से हिंदुस्तान का पहला परिचय हुआ था फारसियों से। और फारसी परंपरा की बहुत सारी बातें कह सकते हैं कि हमने जो है मौर्य काल में विशेषकर हमने जो है अपनाया, ठीक है। इसी प्रकार मौर्य काल की जो कला है उस कला में भी कुछ ना कुछ उसके लक्षण देखने को मिलते हैं, ठीक है ना, देखने को मिलते हैं। तो जो लक्षण प्रशासन में साथ में जो है कह सकते हैं कला के क्षेत्र में जो फारसी परंपरा का एक इंपैक्ट जो दिखता है,
उस इम्पैक्ट के आधार पर स्पूनर महोदय कहते हैं कि ये इम्पैक्ट इसलिए है क्योंकि मौर्य लोग खुद जो है वो पारसी थे और इस वजह से जो है वो क्या है कि ये इम्पैक्ट दिखता है। अब यहाँ पर जो है यहाँ पर भाग आगे जो है डिस्कशन हम करेंगे, हम जब कला के बारे में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल इतनी बात अवश्य समझ लीजिएगा। ठीक है, फारसियों के साथ संपर्क था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन आप ये कह दोगे कि फारसियों के एकदम जो है उनकी परंपरा का हूबहू नकल कर लिया, ये ठीक उसी तरह से बात होगी जिस तरह से कौटिल्य के बारे में कहा जाता है, इसी तरह से बात होगी जिस तरह से आप ये कह लो कि वर्तमान भारत का जो संविधान है वो विदेशी संविधानों की नकल है। ठीक है, विदेशी संविधानों की नकल है। यहां पर इस बात को भी समझिएगा कि देखिए किसी भी अगर पुस्तक से सारी बातें हूबहू हम अपना लेते हैं, हूबहू हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। एक पुस्तक लिखी गई है, उस पुस्तक की सारी बातें हमने क्या किया कि वो जो है वो मतलब हमने अपनी किताब बनाकर उसमें जो है डाल दिया, तो हम इसको क्या कहेंगे, हम इसको कहेंगे चीटिंग। ये वास्तव में एक प्रकार की चीटिंग है। लेकिन हमने क्या किया, 100 किताबें हैं, हर किताब को पढ़ा, उसकी जो अच्छी अच्छी जो बातें थी, जो हमें लगा कि हाँ स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है या फिर हमारे देश के हिसाब से जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो सारी बातें लेकर हमने क्या किया, अपने एक अलग से जो है व्यवस्था बनाई, अपनी एक अलग जो है वो क्या है कि विचार बनाई और उसको हमने लिखा। तो ये क्या होता है ना, इसको चीटिंग नहीं कहते, इसको हम वास्तव में क्या कहते हैं, इसको रिसर्च कहते हैं, इसी को तो वास्तव में शोध कहा जाता है ना। तो यहां पर अगर कौटिल्य ने कुछ बातें अगर अपनाई होगी तो हम ये कह दें कि वो पारसी या उस काल को पारसी काल कह दें या कह दें कि वो पारसियों की हूबहू नकल है, ये सब वास्तव में जो है सही नहीं है। तो इसलिए जो है जो लोग ये स्पूनर महोदय ने कहा, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इस आधार पर खंडन किया। ठीक है, अब देखिए ब्राह्मण साहित्य की बात करेंगे। ठीक है, ब्राह्मण साहित्य में जैसे पुराण वगैरह हो गया, जैसे विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस हो गया, ठीक है, विष्णु पुराण, पुराण में भी विष्णु पुराण हो गए, तो ये सब क्या कहेंगे, ये सब कहेंगे कि ये जो मौर्य है ना वो मौर्य शूद्र थे। और क्यों कहेंगे इस बात को समझिएगा कि ब्राह्मण धर्म है, इसी के अगेंस्ट में जैन और बौद्ध जैसे धर्मों का उदय हुआ। ठीक है, तो बौद्ध और जैन जैसे धर्मों का उदय हुआ तो ब्राह्मण धर्म के विरोध में उदय हुआ। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि कहीं ना कहीं इनके मन में या इनसे संबंधित जो भी विचारक होंगे उनके मन में जैन और बौद्ध या जैनिज्म या बुद्धिज्म के लिए कहीं ना कहीं नकारात्मक तो भाव होंगे ही होंगे ना। हमारे अगेंस्ट में कोई अगर होगा, कोई हमारे बारे में कुछ भी मेरे अगेंस्ट में कोई अपनी अंपायर खड़ा कर लेगा, तो एक इंसान होने के नाते स्वाभाविक रूप से कुछ ना कुछ कटुता तो उनके लिए हमारे मन में होगा। ठीक है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया, मनुष्य ऐसा ही सोचता है। मनुष्य ऐसा जो नहीं सोचता है वो इक्विवेलेंट टू गॉड हो जाता है या ईश्वर के करीब हो जाता है। ठीक है ना, तो यहां पर जो है वो क्या है कि चूंकि इनके अगेंस्ट में जैन और बौद्ध धर्म का तेजी से जो है विकास हुआ, ठीक है, विकास हुआ, तो इनके मन में जाहिर सी बात है स्वाभाविक रूप से इनके लिए कुछ ना कुछ कटुता होगी, और कटुता होगी तो इन्होंने अपने ग्रंथों में इनके लिए शूद्र को उस समय जो है ये कहा जाने लगा कि ये समाज के सबसे निम्न वर्ण के लोग हैं। ठीक है, इनका काम समाज के ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करना है। ठीक है, ये सारी बातें, और जिसको भी जहां पर भी किसी को दयनीय स्थिति में दिखाना होता था वहां पे शूद्र शब्द का प्रयोग जो है वो किया गया। तो एक रंजिशन जो है, अब ये तो ब्राह्मण कहेंगे नहीं, ये तो क्षत्रिय कहेंगे नहीं, ये क्या है, इनको इनकी जो कह सकते हैं इनके मन में इनके लिए जो कटुता थी वो कटुता की तुष्टिकरण या उसका जो है उद्वेग या उसका उद्गार जो है इनको शूद्र कहने में ही हो सकता था। अगर ये ब्राह्मण होते, ब्राह्मण कहते, तो वास्तव में कोई इसका इनके जो अंदर ग्रीवेंसेस है उस ग्रीवेंसेस का अभिव्यक्ति नहीं हो पाती। तो यहाँ पे ये हमेशा ध्यान रखिएगा, चूंकि ब्राह्मण धर्म के अगेंस्ट में जैन और बौद्ध जैसे धर्मों का उदय हुआ तो इनके लिए इनके मन में एक स्वाभाविक रूप से कटुता का भाव होगा। तो ये जब भी इनको दिखाएंगे, इनको डिफेस्ड करके दिखाएंगे, इनको मतलब जो है नीचे तबके के दिखाएंगे, और इसलिए ये कहेंगे कि ये तो शूद्र वर्ण के लोग हैं। क्लियर है ना, ये हो गया। अब देखिए जैन और बौद्ध साहित्य जो होंगे, जैन और बौद्ध साहित्य में क्या होगा कि आपको मालूम है, हमने आपको बताया था पहले वीडियो में कि जो मौर्य काल है, ये मौर्य काल जैन और बौद्ध जैसे धर्मों के लिए एक बहुत ही
अनुकूल काल माना जाएगा। ठीक है, एक अनुकूल काल माना जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए चंद्रगुप्त मौर्य जो है उन्होंने जैन धर्म को अपनाया और जैन धर्म के दिगंबर शाखा को अपनाया। सम्राट अशोक की बात करिए, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के अस्थविरवादी शाखा को अपनाया। इसी प्रकार बिंदुसार और दशरथ जो है वो आजीवक मत को अपनाया। संप्रति ने जैन धर्म को अपनाया। और एक बात, इंपॉर्टेंट बात समझिएगा कि जो काम सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के लिए किया, इस बात को समझिएगा, बहुत ही रिमार्केबल पॉइंट बता रहा हूं कि जो काम सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के लिए किया, अगर सवाल ये पूछा जाए कि वही काम जैन धर्म के लिए किसने किया, तो वो चंद्रगुप्त मौर्य नहीं होगा, उसका सही जवाब संप्रति होगा। ठीक है, ये संप्रति अशोक का जो है पौत्र था। ठीक है ना, तो संप्रति होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो संप्रति किस धर्म को? जैन धर्म को मानने वाला है। तो आप ब्राह्मण धर्म देख लीजिए, जैन धर्म, आजीवक धर्म, और ये सारे धर्म ब्राह्मण धर्म के विरोध में इसका जन्म हुआ। और ये मौर्य काल जो है ब्राह्मण धर्म के विरोध में जन्म लेने वाले जैन और बौद्ध जैसे धर्म है, उस धर्म के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण काल जो है वो सिद्ध हुआ, उनके लिए एक बहुत ही अनुकूल काल सिद्ध हुआ। तो वो क्या करेंगे? वो मौर्यों की तो प्रशंसा करेंगे ना, तो वो क्या करेंगे? उसको ऊंचा दिखाने की कोशिश करेंगे। और ऊंचा में भी किसको? ब्राह्मण क्यों नहीं कहेंगे? ब्राह्मण इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि जैन और बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक हैं, जैसे कि हमने कॉन्सेप्ट दिया था कि ये ध्यान रखिएगा, जैन धर्म के सभी 24 तीर्थंकर, ठीक है, जैन धर्म के सभी 24 तीर्थंकर जो है वो तीर्थंकर क्या हो जाएंगे? वो सब के सब क्षत्रिय होंगे। ये ध्यान रखिएगा, ये सवाल जो है पूछा जा चुका है कि जैन धर्म के 24 तीर्थंकर थे, सिर्फ ब्राह्मण, सिर्फ क्षत्रिय, ब्राह्मण क्षत्रिय दोनों वर्ण से संबंधित है, कुछ ब्राह्मण, कुछ क्षत्रिय और कुछ वैश्य थे। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, वो सब के सब क्षत्रिय थे। ठीक है, 24 तीर्थंकर जो है वो सब के सब क्या थे? क्षत्रिय थे। पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा कि अगर महात्मा बुद्ध की बात करें तो महात्मा बुद्ध भी जो है वो क्या थे? महात्मा बुद्ध भी जो है वो क्या थे? क्षत्रिय थे। ठीक है, तो जैन और बौद्ध साहित्यों में, चूंकि वहां पर महात्मा बुद्ध क्षत्रिय थे और जो है जैन धर्म के प्रवर्तक क्षत्रिय थे, तो मौर्य वंश ने, शासकों ने इन दोनों धर्मों को संरक्षण दिया। तो वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे कि ये क्षत्रिय। ठीक है, चाहे वो दिव्यावधान हो, दीपवंश हो, महावंश हो, ठीक है, ये सब जो है जितनी भी पुस्तकें होंगी वो सारी पुस्तकों में जैन धर्म में परिशिष्ट पर्वन की बात करिए, ये सब के सब जो है वो क्या हो जाएंगे? ये मानेंगे, क्षत्रिय मानेंगे। ठीक है, तो समझ में बात आ रही है ना कॉन्सेप्ट की? स्पूनर महोदय ने पारसी क्यों कहा, ब्राह्मण साहित्य में शूद्र क्यों कहा गया, श्रवण साहित्य यानी जैन और बौद्ध साहित्यों में क्षत्रिय क्यों कहा गया। लेकिन इन सब के आलोक में अगर देखा जाए तो ग्रीक लेखक, अब ग्रीक लेखक कोई इनका तो चलिए कुछ ना कुछ ग्रीवेंसेस है, कुछ यहां पर बातें कुछ अलग है, लेकिन जो ग्रीक लेखक है ना, ये अपेक्षाकृत क्या करेंगे? इन सब की तुलना में कुछ बैलेंस्ड ओपिनियन देंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो होंगे इनको क्या मतलब है कि कौन उच्च जाति के, कौन निम्न जाति के। अंग्रेज जब हिंदुस्तान आए ना, अंग्रेजों को इससे क्या मतलब था कि कौन ब्राह्मण है, कौन शूद्र है, कौन हिंदू, कौन मुसलमान है। वो तो सरकारी नौकरियों में जो भी क्रिएट करते थे वैकेंसी, या सेना में कोई भी पोस्ट होता था, कोई भी भर्ती होती थी, तो उनको इससे क्या मतलब था कि ब्राह्मण कौन है, शूद्र है। लेकिन यहाँ के लोगों को तो मतलब था, ब्राह्मण वर्ण के जो सैनिक थे वो सोचते थे, जिनको हमने देखा आज तक नहीं, देखने मात्र से आंखें हम लोग जो है वो धोया करते थे, जिनके साथ रहने की बात छोड़िए, उनको देखने से हमारी नजरें दूषित हो जाती है। अब अंग्रेजों की वजह से क्या हुआ? सबको एक नाव में, एक जहाज में सफर करना पड़ रहा है, एक साथ भोजन करना पड़ रहा है। तो ब्राह्मणों के लिए जो है उनको लगता था हमारा धर्म भ्रष्ट हो रहा है। ठीक है, तो अंग्रेजों को इससे कोई मतलब नहीं था आप किस जाति के हो, किस वर्ण के हो। तो उसी तरह से जब ग्रीक की बात आती है तो ग्रीक लेखकों को इससे क्या मतलब है कि आप कौन सी जाति के, क्षत्रिय, ब्राह्मण क्या है। तो ये अपेक्षाकृत क्या करेगा कि इसमें थोड़ा सा जो है हमें लगता है कि ये संतुलित जो है वो कह के एक ओपिनियन दे सकते हैं। लेकिन चूंकि ग्रीक लेखक थे, चूंकि भारत की परिस्थितियों की बेहतर समझ नहीं थी, तो ये तो एग्जैक्टली नहीं बता पाए कि मौर्य जो थे वो एग्जैक्टली शूद्र थे या ब्राह्मण थे या क्षत्रिय थे, वैश्य थे, ये तो एकदम नहीं बता पाए। लेकिन इन्होंने एक बात ये कही कि जो भी परिस्थितियां हैं, जो भी हमने सुने, जो भी मतलब कह सकते हैं कि लोगों के विचारों को सुना, देखा, इससे ये लगता है कि ये उच्च कुलीन तो नहीं थे,
ठीक है, निम्न कुलीन थे, लेकिन क्या थे ये तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये उच्च कुलीन नहीं थे। ये कौन कहते हैं? यूनानी कहते हैं। ठीक है, तो ये है एक ओपिनियन, बस इतना जो है वो क्या है कि इसके संदर्भ में इससे ज्यादा जानने की जरूरत जो है वो नहीं है। ठीक है, बाकी और सारी बातें, लेकिन इसको थोड़ा सा और मैं आगे आपको जो है वो क्या है कि बता दूं। ठीक है, अब देखिए क्या है, भले अब समझिए, अब हमने जो कॉन्सेप्ट बनाया उस चीज को जो है वो क्या है कि मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, जो मैंने आपके लिए जो है तैयार किया। ठीक है, अब देखिए मौर्य कौन थे। ठीक है ना, अब यहां पे इसको पढ़िए, यह एक विवाद का विषय माना जाता है। इस संबंध में क्या है, प्राय 3 मत प्रतिपादित किए जाते हैं। ठीक है, तो यह एक विवाद का विषय माना जाता है। इस संबंध में प्राय 3 मत प्रतिपादित किए जाते हैं। ठीक है, प्रथम मत के अनुसार जो हमने बताया, प्रथम मत स्पूनर महोदय का है, चंद्रगुप्त कालीन भारत, ठीक है, एवं फारस की कतिपय सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक प्रथाओं और विधियों में साम्य देखकर स्पूनर महोदय ने मौर्यों को पारसिक घोषित किया, परंतु इस मान्यता को अन्य साक्ष्यों के आलोक में स्मिथ, कीथ और टॉमस जैसे पाश्चात्य विद्वानों ने मानने से इंकार कर दिया। ठीक है ना, इसके बाद देखिएगा फिर द्वितीय मत के अनुसार दूसरा मत ब्राह्मण साहित्य के आधार पर है। ठीक है, इस बात को समझिएगा कि यहां पर जो बातें बताई जा रही है इस चीज को आप समझिएगा, ये स्पूनर महोदय है। ठीक है, ये स्पूनर महोदय का है और वो कहते हैं चंद्रगुप्त कालीन भारत एवं फारस की कतिपय जो भी समानता है, ठीक है, साम्य विधियों में साम्य देकर, साम्य मतलब इक्वालिटी जो है उसको देखकर उन्होंने क्या किया, स्पूनर महोदय ने। तो देखिए यहां पे आपको क्या याद रखना है, आपको याद ये रखना है कि स्पूनर महोदय ने मौर्यों को पारसिक घोषित किया है। तो ये एक सवाल आता है कि निम्नलिखित में से वो कौन से ऐसे मतलब विद्वान हैं जिन्होंने अन्य विद्वानों के विपरीत मौर्यों को पारसिक घोषित किया है। तो पारसिक घोषित किया तो वो क्या हो जाएगा, स्पूनर महोदय। ये सवाल पूछा जा चुका है। ठीक है ना, इसके बाद देखिए दूसरा मत जो है हमने आपको बताया ब्राह्मण साहित्य के अनुसार, जैसे हमने कहा विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस हो गया। ठीक है, इसी प्रकार जो है वो क्या हो जाएगा, पुराण हो जाएगा और पुराण हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या है कि द्वितीय मत ब्राह्मण साहित्य के आधार पर तैयार किया गया है। इसमें मौर्यों को शूद्र माना गया है। ठीक है, इसमें मौर्यों को क्या माना गया, शूद्र माना गया, ये ध्यान रखिएगा। मुद्रा राक्षस, और ये मुद्रा राक्षस ध्यान रखिएगा कि इसके जो लेखक है ये विशाख दत्त है। ठीक है, ये विशाख दत्त है और ये विशाख दत्त गुप्त कालीन लेखक है। ठीक है, ये गुप्त काल से संबंधित है और मुद्रा राक्षस में इस बात का उल्लेख है कि चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने मिलकर कैसे नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद का विनाश किया और फिर नंद वंश के स्थान पर मौर्य वंश की स्थापना की। इस बात की जानकारी हमें किससे प्राप्त होती है, तो ये जानकारी हमें प्राप्त होती है विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस से। इसीलिए विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस को संस्कृत भाषा में लिखा जाने वाला प्रथम जासूसी ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, प्रथम जासूसी ग्रंथ माना जाता है विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस, और ये लिखा गया किस काल में, गुप्त काल में। तो वो ये जो है क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि मौर्यों को वो वृषल कहकर पुकारते हैं। ठीक है ना, और जिसका तात्पर्य होता है निम्न कुल का। ठीक है, निम्न कुल का। पुराण में इस बात की चर्चा है कि शिशुनाग वंश के विनाश और नंद वंश की स्थापना के साथ ही इसके आगे के राजा शूद्र होंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि ये कहते हैं कि हर्यक वंश है। ठीक है, हर्यक वंश हो जाएगा, इसके बाद शिशुनाग वंश हो जाएगा, इसके बाद नंद वंश हो जाएगा। ठीक है, अब बात समझिएगा। ठीक है, नंद वंश, इसके बाद नंद वंश, नंद वंश के बाद मौर्य वंश हो जाएगा, मौर्य वंश, मौर्य वंश के बाद शुंग वंश, आपको पता है शुंग वंश। फिर दक्षिण भारत में सातवाहन वंश, सातवाहन वंश हो जाएगा। ठीक है, तो अब शुंग वंश के बाद कण्व वंश हो जाएगा, कण्व वंश हो जाएगा। सातवाहन वंश के बाद वाकाटक वंश हो जाएगा। अब देखिए क्या है कि जो पुराण है वो पुराण ये कहता है कि हर्यक वंश शिशुनाग, शिशुनाग वंश के बाद के जो वंश नंद वंश आएगा, और नंद वंश के बाद जो भी वंश होगा वो सब के सब शूद्र होंगे। ठीक है,
शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश और इसके बाद जो भी वंश आएंगे वो सब के सब क्या होंगे, सब के सब जो है वो क्या है कि शूद्र होंगे। ठीक है, अब आप इस बात को समझिए कि ये कह रहा है कि नंद वंश के बाद, यहां पर देखिए एक बात समझिएगा कि ये लिखा है कि शिशुनाग वंश के विनाश, हर्यक शिशुनाग वंश के विनाश और नंद वंश की स्थापना के साथ ही इसके आगे के राजा शूद्र होंगे। ठीक है, ये कह दिया गया। इसके राजा नंद वंश, इसके बाद इसके कौन होंगे, नंद वंश, नंद वंश के बाद क्या है, मौर्य वंश, मौर्य वंश, तो क्या होगा, राजा शूद्र होंगे। आपने कह दिया, चलिए, और इसी आधार पे कहा गया कि नंद वंश और उसके आगे के राजा शूद्र होंगे, तो ये शूद्र हो गए। ठीक है, तो ये भी शूद्र हो गए। इस प्रकार मौर्य वंश जो है वो क्या है कि शासक शूद्र होंगे। लेकिन अब आप देखो, आप ये कह रहे हो नंद वंश और इसके बाद के जो भी शासक होंगे वो शूद्र होंगे, तो मौर्य वंश के बारे में, चलिए इसके बारे में तो पता नहीं है कि ये क्या है, लेकिन शुंग तो ब्राह्मण थे, सातवाहन ब्राह्मण थे, कण्व ब्राह्मण, ये सब तो ब्राह्मण थे ना। ये सब ब्राह्मण अगर हैं तो फिर ये बात फिर तो इनके लिए कैसे लागू? अगर आप कह रहे हो कि इनके बाद सभी, तो इनके लिए लागू अगर हो रहा है तो इनके लिए भी लागू। लेकिन ये सब तो जो है कंफर्म है कि ये क्या है, ब्राह्मण, ये शूद्र नहीं है। तो ये बात जो कही जा रही है पुराण में वो सिर्फ इस वर्ग के लिए कहा जा रहा है कि शिशुनाग वंश के बाद जो वंश होंगे या जो भी शासक होंगे वो शूद्र होंगे। तो ये सिर्फ नंद वंश के लिए, ना कि मौर्य वंश के लिए, इसलिए ये कंफर्म नहीं हो पाता है। ठीक है, इस पर कुछ विद्वानों का कथन है कि यह वाक्य नंदों के समान मौर्यों के ऊपर भी लागू होता है, अतः नंदों के समान मौर्य भी शूद्र होंगे, परंतु इस मत को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यहाँ जो कथन प्रस्तुत किए गए हैं उसका संबंध सिर्फ नंद वंश से है, ना कि मौर्य वंश से। हम जानते हैं कि शुंग, कण्व, सातवाहन जैसे वंशों का उदय भी शिशुनाग वंश के बाद ही हुआ था, परंतु यह सर्वविदित है कि उपरोक्त वंश ब्राह्मण वर्ण से संबंधित था, इसलिए इस मत का खंडन किया गया। ठीक है, इसके बाद देखिए तृतीय मत के अनुसार, जो तीसरा मत हमने आपको बताया बौद्ध और जैन साहित्यों का। ठीक है, तो इसमें तृतीय मत बौद्ध और जैन साहित्यों की है, जिसमें मौर्यों को क्षत्रिय कहकर पुकारा गया है। ठीक है, जिसमें मौर्यों को क्षत्रिय कहकर पुकारा गया है। महावंश, दीपवंश और महावंश, ये ध्यान रखिएगा कि ये श्रीलंकाई ग्रंथ है, श्रीलंकाई बौद्ध ग्रंथ दीपवंश, महावंश, बहुत बार इसका उल्लेख आएगा। ये श्रीलंकाई बौद्ध ग्रंथ है। तो श्रीलंकाई बौद्ध ग्रंथ महावंश में लिखा है कि ब्राह्मण चाणक्य ने, ठीक है, ब्राह्मण चाणक्य ने घनानंद का विनाश कर चंद्रगुप्त को संपूर्ण जम्बू द्वीप का शासक बनाया। यह चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय था। कौन कह रहा है? महावंश कह रहा है। इसी प्रकार महापरिनिब्बाण सूत्र, ठीक है, महापरिनिब्बाण सूत्र के अनुसार जब महात्मा बुद्ध का देहावसान हुआ तो पिपली वन के मौर्यों ने भी कुशीनगर के मल्लों के पास यह संदेश, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, पिपली वन के जो मौर्य हैं इनसे भी मौर्य वंश के शासकों का संबंध स्थापित किया जाता है। पिपली वन के मौर्यों ने भी कुशीनगर के मल्लों के पास यह संदेश भेजा कि आप लोग भी क्षत्रिय और हम लोग भी क्षत्रिय हैं, इसलिए हमें भी भगवान बुद्ध के शरीर के भाग को प्राप्त करने का अधिकार है। दिग्ग निकाय में पिपली वन के मौर्य, ठीक है, दिग्ग निकाय में पिपली वन के मौर्य नामक एक क्षत्रिय वंश का वर्णन किया गया है, जिससे चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध था। इसी प्रकार दिव्यावधान नामक एक अन्य बौद्ध ग्रंथ में मौर्यों को क्षत्रिय कहा गया है। जैन साहित्य परिशिष्ट पर्वन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य मयूर पोषकों के सरदार की लड़की का लड़का था, जो कि क्षत्रिय था। ठीक है, तो इस तृतीय मत के अनुसार जो जैन और बौद्ध साहित्यों का है उससे ये निकल कर आता है कि वो जो है वो क्षत्रिय मत के थे। ठीक है, वो क्षत्रिय वर्ण से संबंधित थे। इसके बाद देखिए एक अन्य मत के अनुसार, और एक अन्य मत जो है वो क्या हो जाएगा? यूनानी। ठीक है, यूनानी लेखक जैसे प्लूटार्क, जस्टिन, कर्टियस, डियोडोरस आदि का भी जो है लिया जा सकता है, जिसने मौर्यों को निम्न कुलीन माना। ठीक है, यानी कि इन्होंने कहा कि ये उच्च कुलीन नहीं है तो निम्न कुलीन हो गया। जस्टिन का कथन है, आप देखिए क्या किस ग्राउंड पे ये कहते हैं। जस्टिन का जो कथन है वो कि सिकंदर की मृत्यु के पश्चात, ठीक है,
सिकंदर की मृत्यु के पश्चात ऐसा प्रतीत होता है कि भारतवर्ष ने, ठीक है, भारतवर्ष ने दास्ता का जुआ अपनी गर्दन से उतार फेंका और उसके पदाधिकारियों का वध कर डाला। ठीक है, ऐसा प्रतीत होता है कि भारतवर्ष ने दास्ता का जुआ अपनी गर्दन से उतार फेंका और उसके पदाधिकारियों का वध कर डाला। सेंड्रोकोट्टस उसका नेता था। ध्यान रखिएगा, ये अभी आगे फिलहाल अभी जो है जिक्र मैं करूंगा इसके बारे में कि ये सवाल पूछा गया कि यूनानी ग्रंथों में भारत के जिस शासक के लिए सेंड्रोकोट्टस शब्द का प्रयोग किया गया है वो उसका संबंध भारत के कौन से महान शासक से स्थापित किया गया है, तो उसका सही जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, सेंड्रोकोट्टस उसका नेता था जिसने भारतवर्ष को स्वतंत्रता दिलाई। क्यों? इसलिए वो कह रहे हैं कि इसमें इस बात को समझिएगा कि सिकंदर का हिंदुस्तान पर हमला हुआ, ठीक है, आक्रमण हुआ और जो है वो घनानंद का शासन था, लेकिन वो हिंदुस्तान के अंदर प्रवेश नहीं कर सका। पंजाब और उसके उधर ही रुक कर जो है उधर ही कुछ क्षेत्रों पे कब्जा करके उधर से ही वापस चला गया। ठीक है, लेकिन नॉर्थ वेस्ट के इलाके में उस सिकंदर का जो है वो कब्जा हो गया। इसके बाद देखिएगा कि जब चंद्रगुप्त मौर्य शासक बना तो चंद्रगुप्त मौर्य के लिए एक सवाल आता है कि निम्नलिखित में से वो कौन सा ऐसा शासक है जिसको मुक्तिदाता कहा जाता है, जिसको लिबरेटर कहा जाता है। क्यों लिबरेटर कहा जाता है? तो यहां पर समझिएगा इसका जवाब तो चंद्रगुप्त मौर्य है। और इसे इन्हें क्यों लिबरेटर कहा जाता है? लिबरेटर कहे जाने का रीजन ये है कि जब वो खुद शासक बना तो उसने पंजाब की जनता को सिकंदर यानी यूनानी शासन से मुक्ति प्रदान की थी, इसलिए उसको कहा गया मुक्तिदाता। इसलिए लिखा है, जस्टिन ने लिखा है कि जो है कि निम्न जस्टिन का कथन है कि सिकंदर की मृत्यु के पश्चात ऐसा प्रतीत होता है कि भारतवर्ष ने दासता का जुआ अपनी गर्दन से उतार फेंका और उसके पदाधिकारियों का वध कर डाला। ठीक है, सेंड्रोकोट्टस उसका नेता था जिसने भारतवर्ष को स्वतंत्रता दिलाई। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वह निम्न स्तरीय अवस्था में उत्पन्न हुआ था, इसने कह दिया निम्न स्तरीय अवस्था में, हम्बल ओरिजिन था। ठीक है, परंतु इन यूनानी लेखकों के द्वारा दी गई जानकारी को भी पूर्ण प्रामाणिक नहीं माना जा सकता है और इस पक्ष में प्लूटार्क का यह कथन प्रस्तुत किया जा सकता है। प्लूटार्क, जस्टिन प्लूटार्क कथन जिसमें उसने कहा चंद्रगुप्त मौर्य स्वयं सिकंदर के पास गया था और उसे सूचना दी थी कि नंद राजा अपनी निम्न जातीयता के कारण अप्रिय था। तो ये प्लूटार्क ये कथन ये इंडिकेट करता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जाके सिकंदर को ये बतला रहा है कि नंद वंश का जो राजा है वो निम्न जात का है। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य खुद अगर निम्न जाति का होता तो ये बात क्यों कहता? इसका मतलब है कि ये उच्च कुलीन है। तो इस तरह से जो है क्या होता है कि मौर्य वंशीय शासकों का मतलब जो कह सकते हैं कि उनका रियल जो स्टेटस है वो स्टेटस जो है वो अस्पष्ट है, बहुत स्पष्ट नहीं है, बहुत क्लियर नहीं है कि वो शुद्र वर्ण के थे या ब्राह्मण वर्ण के थे या उच्च वर्ण के थे या निम्न वर्ण के थे। और हमने आपको बताया कि इन सभी मतलब जो विचारों और विद्वानों के बीच की जो ओपिनियंस है उस ओपिनियंस के आधार पर कुल मिलाकर जो निष्कर्ष के तौर पर ये कहा जा सकता है कि मौर्य कौन थे ये मतलब स्पष्ट रूप से बिल्कुल कहा जाना मुश्किल काम है, किंतु इतनी बात तय है कि ये उच्च कुलीन नहीं थे, यानी ये ब्राह्मण नहीं होंगे, क्षत्रिय नहीं थे, ये कुछ और हो सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन जो है वो क्या है, तो ये सब चीज़ें जो है ये आपको देखना पड़ेगा। और एक और बात जो है यहाँ पर थोड़ी सी जो है कि कौन थे ना, इसमें प्रथम मत के अनुसार, द्वितीय मत के अनुसार जो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि ये जो ब्राह्मण साहित्य है उसके आधार पर तैयार किया गया। ठीक है, और एक जो है यहाँ पर एक अन्य मत के अनुसार हो गया। इसके बाद जो है हमने आपको बताया था कि आपको ये ध्यान में रखना है कि जो बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य है वो क्या कहेंगे, क्षत्रिय कहेंगे। ठीक है, तो पिपली वंश के जो मौर्य गण से, ठीक है, उसमें जो है बौद्ध साहित्य, जैन साहित्यों में ये कहा गया, विशेषकर बौद्ध साहित्यों में, कि हुआ क्या था कि जब महात्मा बुद्ध की जो है जब मृत्यु हुई, ठीक है, तो वहाँ पर क्या हुआ कि जो उनके शरीरावशेष प्राप्त करने के जो 8 दावेदार थे उसमें एक पिपली वन के मौर्य गण भी थे और उन्हीं से जो है बहुत सारे लोग मौर्य वंश का संबंध स्थापित करते हैं। ठीक है, और मौर्य गण जो है वहाँ पे जाकर कहा कि सब लोग क्षत्रिय हैं, मैं भी क्षत्रिय हूँ, इसलिए हमें भी जो है
महात्मा बुद्ध का शरीरावशेष मिलना चाहिए। तो इस ग्राउंड पे ये कहते हैं कि पिपली वन के मौर्य गण से जो है इनका संबंध था, तो इस वजह से ये क्षत्रिय होंगे। ठीक है, तो इस तरह से तमाम तरह की जो है वो क्या है कि ओपिनियंस है। तो फिलहाल आज की इस क्लास में मेरी जो प्रस्तुतिकरण है मौर्य कौन थे ये आपको समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ कि धीरे धीरे अभी हम लोग जो है अगले क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। ठीक है, और वो है मौर्य काल के इतिहास की जानकारी के स्रोत के बारे में। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे, अशोक के अभिलेख है, और धीरे धीरे मतलब जो मौर्य वंश का जो इतिहास है ना वो बहुत ही डेप्थ में जाने वाला है, और बहुत सारे फैक्ट्स, बहुत सारे तथ्य, कॉन्सेप्ट, सब कुछ इसके अंदर है। पूरा जो है वो बेहतरीन जो है वो क्या है कि चैप्टर है, पढ़ने के दृष्टिकोण से इंटरेस्टिंग भी है और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए जो बच्चे आप इस कोर्स को कंप्लीट करना चाहते हैं, ठीक है, पब्लिक डोमेन में मैं दे रहा हूं ऐसा भी नहीं है, लेकिन उसमें भी अपनी एक लिमिटेशंस है। ठीक है, मैं फिर भी कोशिश करूंगा कि देता रहूं कुछ ना कुछ जो है, लेकिन यहाँ पर बैच स्टार्ट हो चुका है। जो लोग लेना चाहते हैं वो जल्द से जल्द अपनी सीट जो है वो सिक्योर कर लीजिए, अपनी जो है धीरे धीरे अपनी पढ़ाई को क्रमशः आगे बढ़ाते रहिए। ठीक है, तो फिलहाल आज इतना ही, कल मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।